हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर वेल। कैसे हैं आप सभी। लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं और लाइट में हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब फिनिश कर लिया है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डिस्पर्जन की और स्कैटरिंग की। ठीक है, तो डिस्पर्जन को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और स्कैटरिंग को बोलते हैं प्रकाश का परकिरणन। है ना, क्या बोलते हैं? प्रकाश का परकिरणन। तो चलिए आइए हम इन्हीं दो चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम स्कैटरिंग की बात करते हैं। तो स्कैटरिंग क्या होता है, सॉरी डिस्पर्जन क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। डिस्पर्जन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रिज्म को जरा देखेंगे। ये प्रिज्म क्या होता है ना। तो प्रिज्म क्या होता है कि ग्लास का बना होता है। स्कैटरिंग, हाँ। तो देखिए, ये मान लिया कि कोई कांच का टुकड़ा है और इसको हमने ऐसा शेप दिया है, ट्रायंगुलर शेप ऐसा दे दिया है, तो ये प्रिज्म कहलाएगा। तो ये है आपका प्रिज्म। क्या है जी? ये है आपका प्रिज्म। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। प्रिज्म हो गया, ठीक है। और इस पर हमने व्हाइट लाइट डाला। कैसी लाइट डाली हमने? व्हाइट लाइट डाली। ये है, मान लिया सपोज करें कि आपकी व्हाइट लाइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा व्हाइट लाइट होता है, श्वेत प्रकाश होता है, वो 7 रंगों का संगम होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब 7 रंग मिलते हैं तो ये व्हाइट लाइट बनता है कि नहीं? ठीक है जी। प्राक्षी, पल्लवी, ज्योति, आसिया, प्रीतम, शिवानी, जितने लोग भी लाइव हैं, आप प्लीज चेक नेटवर्क। क्या लाइव नहीं है क्लास के? क्लियर है ना सबको? तो देखिए कि ये जो व्हाइट लाइट है, जब इस प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो ये 7 रंगों में टूट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रंगों में टूट जाएगा। और यहाँ पर कोई पर्दा है ना। यहाँ पे क्या है? कोई स्क्रीन है। यहाँ पे मान लिया कि कोई स्क्रीन है, पर्दा है। हाँ जी। तो ये मान लिया है कि एक व्हाइट स्क्रीन है, ये आपका क्या है? पर्दा है। ये है स्क्रीन यानी पर्दा। तो इस पर्दे पर आपको 7 रंग की पट्टी मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 और ये रही 7। तो ये जो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो 7 रंगों में टूट जाएगी। और यहां पर कोई पर्दा है तो इस पर आपको 7 रंग की पट्टी मिलेगी। कौन कौन सी? विव जियोर। क्या मिलने वाला है आपको? विव जियोर मिलेगा, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी आपको प्राप्त हुई, ये जो पर्दे पर आपको 7 रंग की ये जो पट्टी मिली है ना, ये जो 7 रंग की पट्टी आपको पर्दे पर प्राप्त हुई, इस 7 रंग की पट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त हुई, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे, वर्ण क्रम कहेंगे। और इस घटना को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन कहेंगे। डिस्पर्जन कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। बात आ रही है समझ में? फिर से सुनिए कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंगों में टूट जाता है और पर्दे पर आपको 7 रंग की पट्टी मिलती है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबजियोर। ये जो 7 रंग की पट्टी होती है पर्दे पर, इसे हम कहते हैं आपका स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। और ये जो घटना है, प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो टूटता है। इस टूट जाने को हम क्या कहते हैं? टूट जाने को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। तो डिस्पर्जन का डेफिनेशन जरा आप देख लीजिए। डिस्पर्जन का डेफिनेशन है कि when a light ray या when white light passes through a glass prism, it splits into 7 colors. This phenomenon is known as what? Dispersion of light. जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है।
और इस घटना की खोज करने वाले थे आपके न्यूटन साहब। किसने खोजा था? न्यूटन साहब ने खोजा था इस घटना को। तो डिस्पर्जन की खोज किसने करी थी? न्यूटन साहब ने करी थी, है ना। अच्छा, इस घटना से क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है? तो आप ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, है ना, कि व्हाइट लाइट में 7 रंग है, तभी तो ये प्रिज्म से होकर गुजरने पर 7 रंगों में टूट गई। सो इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है? इस फिनोमिनन से ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। और इसकी वजह क्या है कि प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है तो हर रंग का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो अलग अलग होता है ना। कारण क्या है? हर रंग का जो आपतन कोण है वो अलग अलग होता है। रेड का आपतन कोण अलग है, मान लिया 30 डिग्री है, तो वायलेट का कुछ और है। तो आपतन कोण अलग अलग होने से क्या हो रहा है कि ये अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये कारण भी देख लीजिए, कंक्लूजन भी देख लीजिए, डिस्कवरी किसने की थी उसको भी देख लीजिए। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। बताइए प्राक्षी, भारद्वाज, ज्योति, आसिया, सब कुछ क्लियर है सबको? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन लाइट रे passes through when a white light passes through a glass prism, it splits into 7 colors. This phenomenon is known as what? Dispersion of light. क्लियर है सबको? चलिए, तो कंक्लूजन भी हो गया और कारण भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है कि पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी मिल रही है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं, है ना। तो पर्दे पर 7 रंग की जो पट्टी आपको मिल रही है, जैसे ये मान लिया कि कोई प्रिज्म है और यहाँ पर कोई पर्दा है और ये व्हाइट लाइट जा रही है, 7 कलर में टूट गए, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ये जो पर्दे पर 7 रंग की आपको रंग की पट्टी मिलेगी, बैंड मिलेगा 7 कलर का, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की जो समूह है या 7 रंगों का जो बैंड है, 7 रंगों की जो पट्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें डिस्पर्जन में, तो किस लाइट का डेविएशन जो है वो सबसे ज्यादा होता है? किस लाइट का डेविएशन ज्यादा होता है और किस लाइट का डेविएशन कम होता है? सबसे ज्यादा जो है वो विक्षेपित कौन सी लाइट होती है ना। और सबसे कम कौन सी लाइट डेविएट होती है ना, मुड़ती है कौन सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन मुड़ती है। तो देखिए, जैसे सपोज करें कि ये मान लिया कि कोई आपका ग्लास प्रिज्म है ना। ये मान लिया कि कोई ग्लास प्रिज्म है, ये कोई ग्लास प्रिज्म है, ठीक है जी। तो ये है आपकी ग्लास प्रिज्म, ये आपकी है ग्लास प्रिज्म, ये आपका ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। और देखिए, ग्लास प्रिज्म के इस सतह पे हमने नॉर्मल डाला है, ये इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, ये इस सरफेस पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है कि नहीं। अब देखिए, यहां पे कोई लाइट आप डालिएगा, मान लिया ये सिंगल लाइट है, सिंगल कलर की लाइट है। तो यहां पे अगर आप लाइट डालते हैं तो बताओ कि ये कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी कि नॉर्मल की तरफ आएगी? तो आप कहेगा सर ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, हवा से कांच में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ भागेगी। इसको जाना था ऐसे, ऐसे चली जाती। अगर कांच का टुकड़ा नहीं रहता, ग्लास प्रिज्म नहीं रहता, तो लाइट ऐसे सीधे निकल जाती, है ना। लेकिन ये कांच का टुकड़ा आ जाने की वजह से, प्रिज्म आ जाने की वजह से अब ये नॉर्मल की तरफ भागेगी, देखिए ऐसे सीधे निकलेगी। अब देखिए, ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है? ग्लास से कहां जा रही है? हवा में, यानी डेंसर से रेयरर में, सघन से विरल में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी, ऐसे सीधे निकलना था ना। अगर सिर्फ ग्लास रहता तो सीधे निकल जाती, लेकिन अब चूंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो ऐसे निकल जाएगी। यानी जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है? प्रिज्म की आधार की ओर मुड़ती है ना। सो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती है ना। तो अब देखिए, ये इंसिडेंट रे का पाथ है, लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन लाइट चली गई ऐसे, निकली तो ऐसे चली गई। तो ये कहलाता है, ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। कि भाई लाइट को जाना था कैसे? ऐसे जाना था, लेकिन प्रिज्म से गुजरने के बाद ये लाइट ऐसे चली गई,
तो अपने पाथ से कितना मुड़ गई, अपने पाथ से कितना मुड़ गई, तो इतना मुड़ गई ना। ये एंगल कहलाती है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल कहलाती है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण। अपने रास्ते से कितना विचलित हो गई, तो इतना विचलित हो गई। जाना था ऐसे, चली गई ऐसी, इतने एंगल से क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो when a light ray passes through a glass prism it bends towards the base of the prism, है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं कि when a light ray passes through a prism, when a light ray passes through a glass prism, passes through a glass prism, it bends towards the base of the prism, base of the prism। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है, तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, तो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, आधार की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का हुआ है और सबसे कम विचलन किस रंग का हुआ है ना, तो आप कहोगे एकदम आसान है इसको बताना। सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ और सबसे कम विचलन किस रंग का हुआ, है ना। जैसे ऐसा सवाल आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का हुआ और सबसे कम विचलन किस रंग का हुआ, तो आप कहिएगा सबसे ज्यादा, देखिए ये लाइट है और ये प्रिज्म से होकर गुजरेगी, तो 7 रंगों में क्या होगी, टूटेगी। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। और यहाँ पे कोई व्हाइट कलर का पर्दा है, ये सफेद रंग का एक पर्दा है, ठीक है, ये सफेद रंग का एक पर्दा है। तो इस पर 7 रंगों की आपको पट्टी मिलने वाली है जी, विबजी और मिलेगी ना। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। अब ये हो गया हमारा विबजी और, वी आई बी जी वाई ओ आर, है ना। तो स्पेक्ट्रम में जो रेड कलर होगा वो सबसे ऊपर होगा और वायलेट कलर जो होगा वो सबसे नीचे होगा। स्पेक्ट्रम में रेड कलर सबसे ऊपर और वायलेट कलर जो है वो सबसे नीचे होगा। बीच में कौन सा होगा, ग्रीन वाला कलर होगा। बीच में कौन सा होगा, ग्रीन वाला कलर होगा। अब देखिए लाइट रे को जाना था ऐसे, सीधा जाना था, सीधा जाना था ऐसे, लेकिन रेड जो है वो इतना मुड़ा है और वॉयलेट जो है वो अपने पथ से इतना मुड़ा है। तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का हुआ, ये अपने पथ से इतना मुड़ा है और ये अपने पथ से इतना मुड़ा है, तो सबसे ज्यादा जो है विचलन होता है वॉयलेट का और सबसे कम विचलन होता है रेड का, है ना। तो अगर पूछा जाए कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का विचलन सबसे कम होता है ना, तो सबसे कम विचलन जो है वो रेड का होता है और सबसे अधिक जो है विचलन किसका होता है। तो कौन अपने रास्ते से ज्यादा भटक गया, वॉयलेट। कौन अपने रास्ते से कम भटका, तो रेड, है ना। उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है ना, डेविएशन ऑफ रेड कलर इज मिनिमम। तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम और वॉयलेट, वॉयलेट मतलब क्या हुआ, बैगनी ना, बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक। तो सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो किसका होता है, वॉयलेट का,
और सबसे कम विचलन जो होता है वो किसका होता है, रेड का होता है। स्वीटी चौबे कह रहे हैं कि पता नहीं मेरी वीडियो क्यों नहीं चल रही है, फिर से एक बार एग्जिट करके वापस आइए, चलने लगेगी। ठीक है कीर्तिका, बात आ रही है समझ में? प्राक्षी, पल्लवी, ज्योति, जितने लोग भी लाइव हैं, बात आ रही है समझ में? तो वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, ठीक है, तो याद रखना है जी। अब आ जाइए कि अगर हम बात करें कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं कि एक प्रिज्म है हमारे पास ऐसा, और दूसरा प्रिज्म सेम है बिल्कुल इसी के साइज के बराबर, ठीक है, इसी के साइज के बराबर है दूसरा प्रिज्म हमारे पास, सेम प्रिज्म है, ठीक है, लेकिन इसको हमने क्या किया, इसके अपसाइड डाउन पोजीशन पे रखा है, इसके उल्टा ऐसे रख दिया है, सेम प्रिज्म है। अब बताइए एक व्हाइट लाइट हम यहां से गुजार रहे हैं, तो ये प्रिज्म है 1 और ये प्रिज्म है आपका 2। तो अगर हम प्रिज्म 1 से व्हाइट लाइट गुजार रहे हैं, है ना, श्वेत प्रकाश गुजार रहे हैं, तो प्रिज्म 2 से जो लाइट निकलेगी वो उसका कलर कैसा होगा? प्रिज्म 2 से जो लाइट निकलेगी उसका कलर कैसा होगा, बताइए। रंगों के अध्ययन को, है ना, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोप, अभी हम पढ़ेंगे क्या, स्पेक्ट्रोस्कोप। बताइए प्रिज्म 2 से कैसा लाइट निकलेगा? तो आप कहेगा सर देखो प्रिज्म 1 से क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, डिस्पर्जन होगा, 7 रंगों में टूट जाएगी, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 रंगों में टूट जाएगी। लेकिन यही लाइट जब प्रिज्म 2 से गुजरेगी तो फिर सब क्या होगी, कंबाइन कर जाएगी, सब क्या होगी, रिकंबाइन कर जाएगी, रिकंबाइन करके क्या हो जाएगी, सब एक हो जाएगी। प्रिज्म 2 से जब गुजरेगी तो यही जो है वो सब रिकंबाइन कर जाएगी, सब क्या होगी, रिकंबाइन कर जाएगी, और प्रिज्म 2 से जो लाइट निकलेगी वो फिर से कैसी होगी, व्हाइट लाइट होगी, श्वेत प्रकाश होगा। तो प्रिज्म 1 से क्या हो रहा होगा, प्रिज्म 1 से हो रहा होगा डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, और प्रिज्म 2 से क्या हो रहा होगा, रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि उल्टा रखा हुआ है ना, रिकॉम्पोजिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन, है ना। तो अगर पूछा जाए कि दो प्रिज्म हमारे पास, दो आइडेंटिकल प्रिज्म है और दोनों को अपसाइड डाउन पोजीशन पे ऐसे उल्टा करके रख दिया है, प्रिज्म 1 से व्हाइट लाइट गुजारा है, तो प्रिज्म 2 से जो लाइट निकलेगी वो किस कलर की होगी, तो कहिएगा वो भी क्या हो जाएगी, व्हाइट लाइट की होगी, क्योंकि प्रिज्म 1 से डिस्पर्जन होगा लेकिन प्रिज्म 2 इसके उल्टा रखा हुआ है तो इसको सबको जोड़ देगा, और इससे प्रिज्म 2 से जो लाइट बाहर निकलेगी वो फिर से व्हाइट लाइट होगी, क्या होगी, फिर से व्हाइट लाइट होगी, ठीक है। तो प्रिज्म 1 से क्या होगा, प्रिज्म 1 से डिस्पर्जन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, और प्रिज्म 2 से पुनर्संयोजन होगा, फिर से रिकॉम्बिनेशन होगा, तो प्रिज्म 2 से जो लाइट निकलेगी वो आपकी अगेन क्या होगी, व्हाइट लाइट होगी, श्वेत प्रकाश होगी, ठीक है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट के डिस्पर्जन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, फोटोमीटर। फोटोमीटर लाइट की स्टडी करते हैं, फोटो मतलब लाइट। टेलीस्कोप जिसको हम दूरदर्शी कहते हैं, दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं, जैसे खगोलीय पिंड को देखना है हमें, दूर की वस्तुओं को देखना है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए यूज करते हैं, तो बच गया हमारा स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या करते हैं कि डिस्पर्जन का अध्ययन करते हैं, है ना, और इसी से संबंधित है स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, यानी स्पेक्ट्रम का अध्ययन। स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ड्यू टू
डिस्पर्जन, ड्यू टू डिस्पर्जन। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम की जो स्टडी है या डिस्पर्जन की जो स्टडी है वो हम स्पेक्ट्रोमीटर से करते हैं और उसके स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। चलिए, ये बात हो गई। अब आ जाते हैं रेनबो। बरसात के दिनों में जो आपने देखा होगा इंद्रधनुष, ये भी स्पेक्ट्रम ही है, लेकिन ये कैसा स्पेक्ट्रम है? तो यह नेचुरल स्पेक्ट्रम है कि नहीं? नेचुरल स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक वर्णक्रम है। वर्णक्रम कैसे बनता है? जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है और वो 7 रंगों में टूट जाती है। लेकिन जो बरसात के दिनों में ये 7 रंग की जो आपको बैंड मिलती है, आर्क मिलती है आसमानों में, वो रेनबो कहलाती है और ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे जो है लाइट को 7 रंगों में कौन तोड़ता है? हवा में प्रिज्म का काम कौन करता है? तो वहां पे याद रख लीजिएगा कि जब बारिश होती है और सूरज निकला हुआ रहता है, तो सूरज की किरणें जब वर्षा की बूंदों पर पड़ती हैं जो हवा में मौजूद होती हैं, वो वर्षा की प्रत्येक बूंद प्रिज्म का काम करती है और जब प्रकाश इन बूंदों से होकर गुजरती है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स से होकर गुजरती है, तो 7 रंगों में टूट जाती है, जिसको स्पेक्ट्रम हम बोलेंगे। अब ढेर सारी वर्षा की बूंदें और सबसे डिस्पर्सन हो रहा है, तो ये आपको एक बैंड के रूप में आपको दिखाई देगी। दूसरी बात कि कभी भी दोपहर को रेनबो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब सूरज डूब रहा होता है या सूरज उग रहा होता है, मतलब अगर सन जो है वो होराइजन के निकट है, क्षितिज के नजदीक है, तभी क्या होगा, आपको रेनबो दिखाई देगा। लाइट ऐसे पड़नी चाहिए बूंदों पर। तो 12 बजे अगर पूछा जाए कि दिन के दोपहर में आपको आपको जो है वो इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा, तो आप कहेगा 12 बजे इंद्रधनुष बन ही नहीं सकता। दूसरी बात कि रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। इंद्रधनुष हमेशा जो है वो सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा। सूरज इधर निकला हुआ है तो इंद्रधनुष उधर बनेगा, सूरज उस तरफ है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। सो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन एंड in the formation of rainbow, each tiny raindrop or you can say water droplets acts as a glass prism। और जब लाइट गुजरती है इन छोटे छोटे वर्षा की बूंदों से, जो कि एक ग्लास प्रिज्म का काम कर रही होती है, तो वो लाइट को तोड़ देती है। तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक वर्णक्रम है, इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। और ये कैसे बनता है? इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में जो सूक्ष्म बूंदें हैं वर्षा की, उन पर जब लाइट पड़ती है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष के निर्माण में वर्षा की प्रत्येक बूंद प्रिज्म का कार्य करती है ना? तो प्रिज्म का कार्य कौन करती है? वर्षा की बूंदें। इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश हो रही होती है और सूरज निकला हुआ रहता है। ठीक है, और रेनबो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ये सारी बातें नोट कर लो फटाफट। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं। जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आपने फिजिक्स में पढ़ा तो उसको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, जैसे एटम एंड न्यूक्लियाई आपको 12th की फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में आपको 11th में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है कि नहीं? रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो इतनी बातें, इतने पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। रेनबो कब बनेगा? जब वर्षा हो रही होगी और सूरज निकला रहेगा। रेनबो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा। रेनबो के निर्माण में प्रिज्म का काम कौन करती है? तो वर्षा की जो बूंदें हैं हवा में, उनसे जब प्रकाश गुजरेगा तो 7 रंगों में टूटेगा। ठीक है, तो डिस्पर्जन के कारण बनता है इंद्रधनुष। क्या बनता है? डिस्पर्जन के कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। तो इतने पॉइंट्स आपको रट लेना है। हाँ, तो बारिश के बाद मतलब क्या है? बारिश के बाद भी हवा में जो बूंदे सस्पेंडेड हैं वो तो रहते ही है ना। जैसे बारिश हुई तो ऐसा नहीं है कि हवा सारा का सारा पानी नीचे चला आया। बादलों में, है ना, एटमॉस्फेयर में वर्षा की बूंदें जो है वो सस्पेंडेड रहती हैं, अटकी हुई रहती हैं, है ना।
तो वो तो एक लिखा हुआ है कि सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग एट द सेम टाइम, है ना, कि सूरज निकला हुआ है और बारिश हो रही होती है। लेकिन बारिश के बाद मान लिया कि आपकी तरफ बारिश नहीं हो रही है, दूर कहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या उधर भी बारिश नहीं हो रही है क्या? आपके एक किसी एक इलाके में बारिश हो रही होती है तो दूसरे इलाके में नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो बारिश के बाद भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि बारिश के बाद जो हवा में बूंदे हैं वो तो लटकी हुई हैं ही। एक तो ये कंडीशन हो गया है कि नहीं। तो इंद्रधनुष का निर्माण हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। अच्छा, इंद्रधनुष के निर्माण में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं, उसको जरा देख लीजिए। इंद्रधनुष के निर्माण में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं, उसे जरा देखिए आप। जैसे सपोज करें कि ये मान लिया कि वर्षा की बूंद है, ये मान लिया कि वर्षा की एक बूंद है, ठीक है। तो ये वर्षा की एक बूंद है जी। तो वर्षा की बूंद है, अब इस पे लाइट आ रही है ना, लाइट आ रही है। तो लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से वाटर में जा रही है। ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है ये, वाटर ड्रॉपलेट, जल की बूंद या वर्षा की बूंद जो कह लीजिए। अब ये एयर है, एयर है, एयर से कहां जा रहा है? पानी में। तो बताइए यहां पे क्या होगा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो घटना होगी वो होगी रिफ्रैक्शन। क्या होगी बताइए? तो इस सरफेस पे क्या हो रहा होगा? रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा। अब चूंकि ये जो वर्षा की बूंद है वो ग्लास प्रिज्म के जैसा काम कर रही है, तो इस वर्षा, इस व्हाइट लाइट को दो रंगों, सात रंगों में तोड़ देगा, है ना। ऊपर होगा रेड और नीचे होगा वायलेट, बाकी बीच में सारे रंग होंगे। तो विबजियोर होगा ये आपका रेड हो गया, ये आपका रेड हो गया, और ये आपका वायलेट हो गया, और इसके बीच में सारे रंग होंगे। तो बताइए कि वर्षा वर्षा की बूंदों के अंदर ये क्या हो रहा है? प्रकाश की जब, सॉरी, व्हाइट लाइट जब सात रंगों में टूटता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? डिस्पर्जन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यहां से जब इस सरफेस से, वर्षा की बूंद के इस सरफेस से जब लाइट टकराएगी तो देखो ये इस तरह से आएगी, यहां पे आएगी, और फिर ऐसे बाहर निकल जाएगी। ये रेड और ये वाला जो होगा हमारा वायलेट होगा, इस प्रकार ऐसे निकल जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे अब क्या हो रहा है? ये वाला सरफेस मिरर जैसा काम कर रहा है, टकरा के वापस निकल रहा है। तो इस सरफेस पे यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, या इसको और क्या बोल सकते हैं? परावर्तन ऑप्शन में नहीं हो तो क्या हो रहा हो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन ना हो तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है, कोई पूछता है कि इंद्रधनुष के निर्माण में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं, तो आप कहेंगे कि सर तीन घटनाएं शामिल होती हैं। एक तो अपवर्तन, दूसरा डिस्पर्जन, और तीसरा क्या है? रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होने वाली घटनाएं, कितनी घटनाएं मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं? कितनी घटनाएं मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं? तो आप कह लेना, आप कह लेना कि भाई एक तो हो गया हमारा डिस्पर्जन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सात रंगों में टूट गया, इसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है? परावर्तन, अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और यहां से देखो टकरा कर लौट रही है, तो टकरा कर लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। और ऑप्शन में परावर्तन ना हो तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको याद कर लो बस।
इंद्रधनुष के निर्माण में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं? तो डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इसको नोट करना है। वो अगली घटना से एक्सप्लेन होगा, सुनीता शर्मा, है ना। स्कैटरिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि मतलब स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। ठीक है। हाँ, एटम में स्पेक्ट्रम क्लास, एटम का भी स्पेक्ट्रम होता है ना, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पीफंड सीरीज, है ना। सबका फॉर्मूलाज भी रहता है। याद हो गया सबको? तो अगर पूछा जाए कि इंद्रधनुष के निर्माण में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं, तो आप कहेगा सर 3 घटनाएं शामिल होती हैं। 3 घटनाएं शामिल होती हैं। याद हो गया? क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर्स इन रेनबो। रेनबो में कलर का करेक्ट ऑर्डर बता दीजिए। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होता है जी? विबजियोर होता है, विबजियोर होता है, यही होता है ना, विबजियोर। तो ब्लू के बाद ग्रीन, उसके बाद वायलेट। ब्लू ग्रीन येलो होता है ना, वायलेट नहीं होता, तो ये खत्म हो गया। वायलेट के बाद इंडिगो होता है, ब्लू के बाद ग्रीन होता है, येलो नहीं होता। तो ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन येलो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सन फॉल्स ऑन ड्रॉप ऑफ रेन। रेनबो कैसे बनता है? जब सनलाइट जो है वो वर्षा की बूंदों पे पड़ता है। तो उसमें कितने फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कितनी घटनाएं शामिल होती हैं तो एक रेनबो बनता है? ऑप्शन है आपका डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। तो करेक्ट आंसर बताइए। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा कि जब इंद्रधनुष बनता है तो 3 घटनाएं शामिल होती हैं। एक तो वर्ण विक्षेपण, जिससे 7 रंगों में टूटता है, उसके बाद दूसरी सतह से टकराकर वापस निकलता है, और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। सो 1 2 एंड 3, है ना, 1 2 एंड 3, ऑल ऑफ दिस बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन है कि रेनबो के मिडिल में कौन सा कलर दिखेगा। रेनबो के मिडिल में कौन सा कलर दिखेगा? तो आप कहेगा सर ये है आपका विवजियोर। तो 3 कलर इधर है, 3 कलर इधर है, बीच में हो गया हमारा ग्रीन। तो ग्रीन जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। द टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ रेनबो। रेनबो के सीमांत जो कलर बैंड है वो क्या है? तो आपने कहा सर विवजियोर है ये, विवजियोर। तो ये वायलेट और रेड क्या हो गया? टर्मिनल बैंड हो गया। तो वायलेट और रेड, ऑप्शन नंबर डी में है आपका। तो आसान रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि दिन के दोपहर के समय आपको रेनबो कहाँ पे दिखेगा? दिन के 12 बजे रेनबो आपको कहाँ पर दिखेगा? तो दिन के 12 बजे दोपहर में कभी भी रेनबो नहीं दिखेगा। मैंने कहा कि रेनबो कब बनेगा? जब सन जो है वो होराइजन के निकट हो, मतलब या तो सूरज डूब रहा हो या फिर सूरज उग रहा हो। सामने होगा तो नहीं पड़ेगा, तो इट कांट बी सीन, या नहीं दिखाई देगा। ठीक है जी, आसिया, मीनाक्षी बिल्कुल सही है सारे। पल्लवी, भारती, ज्योति, मीनाक्षी, विवेक सिंह, बहुत खूब, बढ़िया, सभी ने सही उत्तर दिया। नाउ अगला जो टॉपिक है वो है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेडिंग डालिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? बिखर जाना। आपने सुना होगा कि पुलिस को भीड़ को स्कैटर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो स्कैटरिंग मीन्स क्या होता है? बिखर जाना, बिखर जाना। तो प्रकीर्णन का अर्थ है बिखरना, है ना। अब देखिए, आप जानते हैं ये मान लिया कि पृथ्वी की सतह है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी को चारों ओर से गैसों की जो परत है वो घेरे रहती है।
और इन गैसों की परत को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी के ऊपर ये जो हवा की परतें हैं, पृथ्वी के ऊपर जो हवा की परतें हैं उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना। सो द लेयर ऑफ एयर अबव अस, और यू कैन से द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज नोन एज व्हाट? एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। ये है एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के ऊपर जो हवा की आपकी परतें हैं वो एटमॉस्फेयर कहलाएगी। कुछ ही दूर तक है एटमॉस्फेयर, नीचे तो सारा फिर वैक्यूम है, ऊपर तो सारा वैक्यूम है। तो ये है आपका एटमॉस्फेयर। ये है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल क्या होता है? लेयर ऑफ एयर, लेयर ऑफ एयर अबव अर्थ, पृथ्वी के ऊपर हवा की परतें, पृथ्वी के ऊपर हवा की परतें या वायु की परतें जो कह लीजिए, उसके ऊपर कुछ नहीं है। कुछ ही किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, बाकी ऊपर कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है। तो वो कहलाता है वैक्यूम कहलाता है, जहां कुछ ना हो, निर्वात। जहां कुछ ना हो निर्वात कहलाएगा। अब देखिए ये सूर्य है, तो सूर्य तो आपका बहुत ही ऊपर है। अब ये सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये जैसे ही एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेंगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेंगी, है ना। तो ये है सनलाइट। ये क्या है आपका? सनलाइट, सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश जैसे ही एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेंगी, एटमॉस्फेयर में क्या है? टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं। ये क्या है? टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण। ये कण धूल कण हो सकते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के अणु, है ना, ऑक्सीजन के अणु, वाटर ड्रॉपलेट्स, वर्षा की बूंदें। तो ये जो वर्षा, सॉरी, ये जो मतलब आपका प्रकाश की किरणें हैं, जैसे ही ये वायुमंडल में उपस्थित कणों पर पड़ेगी, ये कण जो है वो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देंगे। और प्रकाश के इसी बिखर जाने को, प्रकाश के इसी बिखर जाने को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं, परकीर्णन कहते हैं। और इसी परकीर्णन के कारण आपको लाइट का पाथ दिखता है। भाई लाइट तो एनर्जी है ना, एनर्जी तो दिखाई नहीं देती। लाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो बिखर रहा है, इसलिए आपका क्या हो रहा है? दिख रहा है। जैसे पहले घरों में फूस का छप्पर होता था या खपड़ा होता था, तो उसमें बीच में सुराख होता था, और बीच में सुराख से जब लाइट आती थी तो वो लाइट का पाथ आपको दिखता था, और उस लाइट में आपने छोटे छोटे कण तैरते हुए देखे होंगे। या आप किसी घने जंगल में आप चले जाइए, घने जंगल में चले जाइए, तो पत्तियों से होकर जो लाइट आता है, उस लाइट का पाथ आपको दिखता है, और उसमें जो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण हैं वो तैरते हुए आपको महसूस होते हैं। तो इन कणों की वजह से प्रकाश बिखरता है, इसलिए प्रकाश आपको क्या होता है? दिखाई देता है। प्रकाश आपको दिखाई देता है। तो वायुमंडल में उपस्थित कण प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं, और इस घटना को प्रकाश का परकीर्णन कहा जाता है। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि स्कैटरिंग का मतलब है लाइट को विभिन्न दिशाओं में फेंक देना, बिखेर देना, है ना। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं, और इस घटना को प्रकाश का परकीर्णन कहा जाता है। नोट करेंगे इसको। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर से हम ऊपर चले जाए, है ना, वायुमंडल में काफी ऊपर चले जाए, वायुमंडल को क्रॉस करके चले जाए, तो स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की, स्कैटरिंग लाइट की नहीं होगी।
नोट करिए, हो जाएगा, लिखेंगे डन। नाइट में टॉर्च जलाइएगा, उसका भी पाथ आपको दिखेगा, क्योंकि वायुमंडल में जो कण है ना, वो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेरेंगे तो लाइट का पाथ आपको दिखता है। जूही सिंह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो स्कैटरिंग का मतलब ही होता है बिखर जाना। हमने आपको शेर सुनाया था कि मोहब्बत से इनायत से वफा वफा से चोट लगती है, मोहब्बत से इनायत से वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूं, मुझको हवा से चोट लगती है। और तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, हम तुम्हें रेत के जर्रों से भी चुन सकते हैं। और इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, है ना। तो ये सब शेर व शायरियां चलती रहती हैं। तो देखिए, आप किसी घने जंगल से होकर गुजरेंगे तो पत्तियों से छन कर आने वाली जो लाइट का पाथ आपको दिखेगा, और इसमें तैरते हुए आपको धूल कण दिखाई देंगे। ये क्या है? स्कैटरिंग की वजह से। छत में या छप्पर में सुराख हो गया है तो इससे आने वाली लाइट का पाथ आपको पता चलेगा, और इसमें तैरते हुए धूल कण आपको दिखेंगे। किसकी वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है, सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है वो किसकी होती है? सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है वो होती है किसकी? सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है लाल रंग की। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है किसकी? लाल रंग की। और सबसे कम स्कैटरिंग होती है किसकी? सॉरी, सबसे कम स्कैटरिंग होती है किसकी? तो लाल की। और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है किसकी? ब्लू की। ब्लू। तो ये देखिए हमारा विबजियोर है। ये हमारा क्या है? विबजियोर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आप जानते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में, ये थोड़ा आगे आप पढ़ते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? यानी तरंग दैर्घ्य जो है, तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इन सभी लाइट में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो आप कहिएगा सर इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होगा और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का होगा। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें फ्रीक्वेंसी की, मतलब आवृत्ति की और ऊर्जा की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आवृत्ति भी क्या होगा? घटेगा। और ऊर्जा भी क्या होगा? घटेगा। तो मैं पूछूं कि अगर इन सब में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई वॉयलेट की, और सबसे फ्रीक्वेंसी कम होगी किसकी? रेड की। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों ही क्या हो रही है? घट रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी घट रही है। जैसे मैं पूछूं सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो वॉयलेट की। सबसे कम किसकी? तो रेड की। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे घट रही है, लेकिन हाँ वेवलेंथ बढ़ रहा है ना। तो यहां पे आपको याद रखना है कि स्कैटरिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। स्कैटरिंग जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य का। जिस लाइट का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो देखो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ है किसका? रेड का। तो इसकी स्कैटरिंग क्या होती है? सबसे कम होती है। तो इस बात को रट लेना है कि रेड की स्कैटरिंग सबसे कम,
लेकिन सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होनी चाहिए थी? वॉयलेट की ना, लेकिन होती है किसकी? ब्लू की। तो ब्लू की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा और रेड की स्कैटरिंग सबसे कम, क्योंकि सिर्फ वेवलेंथ नहीं, जो वायुमंडल में उपस्थित कण हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं स्कैटरिंग के लिए। तो वायुमंडल में जो कण हैं वो सबसे ज्यादा किसको स्कैटर करते हैं? ब्लू को। तो इस बात को अगर आप रट लेते हो, ये 2 पॉइंट को आप रट लेते हो कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आप कई फिनोमेना को इससे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कोई आपसे पूछे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आप कहिएगा सर आकाश का जो रंग नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्यों? देखिए, जब सूर्य से प्रकाश आ रही है तो उसमें सातों रंग है, सातों रंग है ना, तो ये सारे रंगों को क्या करेगा? स्कैटर करेगा, बिखेरेगा। क्योंकि वायुमंडल में जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो क्या होगा? ये बिखरेगा, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? ब्लू की होती है। तो बिखर रहे हैं सारे रंग, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिखरा हुआ होगा वो कौन सा रंग होगा? ब्लू होगा। तो जो सबसे ज्यादा बिखरेगा वही तो निखरेगा, है ना। तो क्वेश्चन होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। नीला ही क्यों होता है? क्योंकि कहिएगा कि भाई नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, सारे रंग बिखरेंगे लेकिन सबसे ज्यादा बिखराव किसका होगा? ब्लू का होगा। तो आकाश आपको नीला दिखाई देगा। उसी तरह से समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और परावर्तन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला है और उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे, तो पानी नीला दिखाई देता है ना। ये जो पानी की सतह वो दर्पण जैसा काम करती है ना, जैसे आप पानी में आप अपना चेहरा देख सकते हैं, उसी तरह से जो आसमान नीला है और उसका परावर्तन, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे, तो पानी कैसा दिखाई देता है? आपको नीला दिखाई देता है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी एस्ट्रोनॉट को, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर गया है ऊपर, तो ऊपर जाने पर प्रकाश तो आ रहा है लेकिन वो बिखरेगा नहीं। इसलिए आपको, अंतरिक्ष यात्री को, आसमान जो है वो डार्क और ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ऊपर वैक्यूम है ना, तो ऊपर प्रकाश बिखर नहीं रहा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। तो अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखाई देगा? डार्क एंड ब्लैक। या जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर गायब हो जाए, पृथ्वी से एटमॉस्फेयर गायब हो जाए तो आकाश कैसा दिखाई देगा? डार्क एंड ब्लैक दिखाई देगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, है ना। उसके बाद डेंजर सिग्नल्स को रेड क्यों बनाया जाता है? ताकि रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो फॉग में भी आपको क्या होगा? आसानी से दिखाई देगा, वो बिखरेगा नहीं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो सब इसी एक चीज पे क्या होंगे? आधारित होंगे। तो सिंपल आपको याद रख लेना है कि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम और ब्लू का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है ना। ब्लू का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो आप देख लेंगे फेनोमेना ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं। जैसे पहली घटना है कि आकाश का रंग नीला होता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। डेंजर सिग्नल्स को रेड क्यों बनाया गया है? प्रकीर्णन, क्योंकि रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, सो वो फॉग में भी आपको दिखाई देगा। और प्रकीर्णन कम क्यों होगा? क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होगा? इसका वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए। ब्लू का स्कैटरिंग इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कण है ना वो ब्लू लाइट के वेवलेंथ के रेंज में आते हैं, है ना। तो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है ना, वही पार्टिकल के साइज का, जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल के साइज है ना वो उसके रेंज में आते हैं। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो है कण किसको करते हैं? स्कैटर किसको करते हैं? तो ब्लू कलर को करते हैं। तो इसको आपको रट लेना है ना।
आप जैसे इसको हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं तो रिले रिले स्कैटरिंग लॉ पढ़ते हैं हम लोग, है ना, रिले का स्कैटरिंग का नियम। रिले साहब ने कहा था कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। स्कैटरिंग इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, है ना। तो इस पे आपको जानने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे याद कर। तो जैसे टीजीटी वगैरह बैचेस में पढ़ते हैं तो इसको पूरा डिस्कस करना पड़ता है। आपको तो स्कैटरिंग सिर्फ थोड़ा सा स्कैटरिंग के बारे में एक दो बातें कही गई हैं, लेकिन हम थोड़ा 10th लेवल तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे डर है कि यहाँ से कहीं आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ा न दे। तो आपको दो बातें याद रख लेनी है कि ब्लू का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा और रेड का स्कैटरिंग सबसे कम होगा, ठीक है। और ये घटनाएं आपको याद कर लेनी है ना। जैसे देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है, यहाँ पे मान लिया कि आप हैं और सूर्य आपके सर के ऊपर है, तो आपसे और सन के बीच का डिस्टेंस कम है, किसके बनिस्बत, जब सूरज उग रहा होता है या डूब रहा होता है। तो जब सूरज उग रहा होता है, जैसे सूरज उग रहा है तो ये होराइजन के निकट होता है, क्षितिज के निकट होता है, या सूरज डूब रहा होता है तो भी वो होराइजन के निकट होता है। तो जब सूरज उग रहा होता है या डूब रहा होता है तो सन और आपके बीच की दूरी क्या होती है, सन और आपके बीच की दूरी ज्यादा होती है, किसके बनिस्बत, जब सन आपके सर के ऊपर होता है। तो जब सन आपके सर के ऊपर होता है तो सन और आपके बीच की दूरी कम है, लेकिन जब उग और डूब रहा होता है तो क्या होता है, आपसे दूरी ज्यादा होती है, सन और आपके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि स्कैटरिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, तरंगदैर्घ्य की, है ना, वेवलेंथ की। और अगर हम बात करें विबजियोर में, विबजियोर, तो बताइए कि इधर से इधर आने पर वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, रेड का है। तो स्कैटरिंग क्या होती है, वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। तो देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड की स्कैटरिंग सबसे कम हो। तो जब सन उग रहा होता है या डूब रहा होता है तो आप और सन के बीच काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, सनलाइट को आप तक पहुंचने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी होती है। और इस लंबी दूरी तय करने के दौरान जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है ना, कि अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, उल्टा है ना, वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, वो बिखर कर आपकी निगाहों से दूर हो गए। रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो आप तक पहुंचने के दौरान वो स्कैटर होकर बिखर कर आपकी निगाहों से दूर हो गए। सबसे कम स्कैटरिंग किसकी हुई, रेड की। तो सिर्फ रेड ही आपकी आंखों तक क्या हो रहा है, पहुंच रहा है, इसलिए आपको सन रेड दिखाई दे रहा है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रोशनी को, है ना, सूर्य के प्रकाश को आप तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और इस लंबी दूरी तय करने के दौरान जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, यानी कम तरंग दैर्घ्य वाली लाइटें, उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है तो वो बिखर जाते हैं, लेकिन रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो रेड ही आपके आंखों तक पहुंचती है, इसलिए आपको रेड दिखाई पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूरज लाल दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, है ना। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, सो यही लाइट सिर्फ आंखों तक आप पहुंच पाती है। बाकी जो छोटी वेवलेंथ की लाइट है, रेड से छोटी वेवलेंथ की जो भी लाइटें हैं वो स्कैटर होकर आपकी निगाहों से दूर हो जाती है। तो ये लंबी दूरी तय करने के दौरान ये घटना होती है। लंबी दूरी तय करने में क्या है, जो वक्त लग गया
और इस वक्त के दौरान जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो स्कैटर होकर दूर हो गई। सिर्फ आपके आंखों तक रेड ही पहुंच पा रहा है, क्योंकि रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल दिखाई देता है। तो इतना आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे थोड़ा सा बता दिया कॉन्सेप्ट के लिए, है कि नहीं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और इसका डीप में हम क्या बोलेंगे कि रेड का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण रेड की स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन सबसे कम होती है ना। रेड का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। खतरे के सिग्नल को लाल क्यों रखा जाता है, क्योंकि लाल का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो अगर कोहरा वगैरह है, फॉग वगैरह है, तो वो लाइट आप तक पहुंच जाएगी, स्कैटर नहीं होगी और आपको दूर से सिग्नल दिखाई दे देगा। बात आ रही है समझ में? अरे कोई दिक्कत है? तो ये चीजें आपको बस याद रख लेनी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, उत्तर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समुद्र आपको नीला दिखाई देता है किसके कारण, तो रिफ्लेक्शन के कारण और स्कैटरिंग के कारण। स्कैटरिंग के कारण आसमान नीला और रिफ्लेक्शन के कारण फिर आपका पानी में छवि दिखाई देगी आसमान की, है ना। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, डार्क और ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ऊपर चला गया होगा और ऊपर प्रकाश का प्रकीर्णन हो नहीं रहा है, तो प्रकाश दिखाई नहीं देगा। तो आज रहने दे यहीं तक, टाइम हो गया ना, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। अगले क्लास में होगी मुलाकात आपसे, हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई, है ना। और ह्यूमन आई के बाद हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सो अगले सेशन में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।